फर्स्ट ईयर न्यू मैथ यूनिट नंबर 6 हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 6.5। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। इफ़ द फोर्थ एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ जीपी, अगर हमारे पास फोर्थ और नाइन्थ टर्म जीपी की वो है 54 एंड 13,122 रिस्पेक्टिवली, फाइंड जीपी। आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है और इसकी जनरल टर्म भी फाइंड करनी है। यहाँ पर बात हो रही है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। सबसे पहले हम यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जनरल फार्मूला लिख लेते हैं। वो हमारे पास होता है an इज इक्वल टू a1 r की पावर n-1। अब यहाँ पर हमें गिवन है फोर्थ टर्म यानी कि a4, वो हमारे पास इक्वल है 54 के, और उसके साथ गिवन है नाइन्थ टर्म यानी कि a9, वो हमारे पास इक्वल है 13,122। यहाँ पर हमें फोर्थ टर्म गिवन है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ पर n की जगह पर 4 पुट कर देते हैं। यहाँ पर देखें, जब आप n की जगह 4 पुट करेंगे, n की जगह आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा a1 r, n की जगह पर हमने क्या पुट किया 4 - 1। a4 जो है वो हमारे पास इक्वल है 54 के, यहाँ पर a4 की जगह आप लिख देंगे 54, यहाँ से आ जाएगा a1 r, 4 - 1 होता है 3। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह से अब हम दोबारा से जनरल फार्मूला लिखते हैं an इज इक्वल टू a1 r की पावर n-1। अब हम n की जगह पर पुट कर देते हैं 9, n इज इक्वल टू 9। यहाँ पर आ जाएगा a, n की जगह पुट कर देंगे 9 a1 r, और n की जगह पर आ जाएगा 9 और साथ में -1। यहाँ से आ जाएगा a9 की वैल्यू हमारे पास है 13,122 इज इक्वल टू a1 r, 9 - 1 हमारे पास होता है 8। ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 के साथ डिवाइड कर दें। पहले हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है 13,122, और उसको डिवाइड कर देते हैं हम 54 के साथ। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड किया, अब राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। a1 r की पावर 8, इसको डिवाइड कर देते हैं a1 r की पावर 3 के साथ। इक्वेशन नंबर 2 को हमने डिवाइड किया इक्वेशन नंबर 1 के साथ। इन दोनों को डिवाइड कर लें, 243 आंसर आ जाएगा। और देखें a1 से a1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखें बेस सेम है, यहाँ पर भी r है, यहाँ पर भी r है। जब बेस सेम हो तो बेस को आप एक बार लिखते हैं, अगर वो डिवाइड हो रही हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। 8 - 3 यहाँ से आ जाएगा 243 इज इक्वल टू r की पावर 5। 243 का आप एलसीएम ले लें, यहाँ से आ जाएगा 243, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 कैरी आ जाएगा 21 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो 243 का एलसीएम आ गया 1 2 3 4 5। 3 जो है वो 5 टाइम्स है तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं 3 की पावर 5 इज इक्वल टू r की पावर 5। देखिए यहाँ पर जो है पावर सेम है तो इनकी बेस भी सेम होगी, यानी कि r जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा 3 के। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं पावर पावर के साथ कैंसिल हो जाएगी और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमें r यानी कि कॉमन रेशो फाइंड हमने कर दी है। अब आपने क्या करना है, r की वैल्यू को या तो आप इक्वेशन नंबर 1 में या फिर इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट कर दें और a1 फाइंड कर दें। यहाँ से मैं इक्वेशन नंबर 1 ले रही हूँ और r की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे इसमें। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और r की वैल्यू हमारे पास आई थी 3, यहाँ पर पुट कर देते हैं। यहाँ से आ जाएगा 54 इज इक्वल टू a1, r की जगह पर आप 3 पुट कर दें, 3 की पावर 3 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 54 इज इक्वल टू a1, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। यहाँ से आ जाएगा a1 इज इक्वल टू 54 है और 27 जो है यहाँ पर आकर इससे डिवाइड हो रहा है। डिवाइड करने से आंसर हमारे पास आ जाएगा 2, तो a1 का आंसर हमारे पास आ गया 2। तो a1 और r दोनों फाइंड हो चुके हैं। बेसिकली हमें यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड करनी थी, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड करते हैं। जनरल फार्मूला हमारे पास होता है an इज इक्वल टू a1 r की पावर n-1। तो बारी बारी हम n की जगह पर पहले 1 पुट करेंगे, 2 3 4, इस तरह से हम स्टार्ट वाली 3 से 4 टर्म्स आपने फाइंड कर लेनी है। a1 आप फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि a1 ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, तो आप n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे, यानी हमें नेक्स्ट वैल्यू a2 चाहिए। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2, n की जगह पर आ जाएगा 2, a1 की वैल्यू हमारे पास थी 2, r की वैल्यू आपने फाइंड की 3 और n हमारे पास है 2, साथ में आ जाएगा -1। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 3, 2 - 1 1 होता है। ठीक हो गया। यहाँ से आ जाएगा 3 की पावर 1 3 ही होता है, 2 3 जा 6, तो a2 का आंसर हमारे पास क्या आ गया 6। अब
अब हम पुट करते हैं n इज इक्वल टू 3, इक्वेशन लिख लेते हैं an इज इक्वल टू a1 r n माइनस 1, इसमें आपने पुट करना है n इज इक्वल टू 3, तो पुट करते हैं यहाँ से आ जाएगा a n की जगह पर आप पुट करेंगे 3, a1 अभी हमने फाइंड किया 2, r हमने फाइंड किया 3, n की जगह में पुट करना है 3, साथ में आ जाएगा 3 माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2 3, 3 माइनस 1 होता है 2, यहाँ से आ जाएगा 2, 3 का स्केयर है 3 3 का कितना हो जाएगा 9 और 2 9 का होता है 18, तो A3 का आंसर हमारे पास आ गया 18। उसके बाद नेक्स्ट देखें, अब हम दोबारा से जनरल फार्मूला लिखते हैं an इज इक्वल टू a1 r की पावर n माइनस 1, अब आपने पुट करना है n इज इक्वल टू 4, यहाँ पर आ जाएगा n की जगह पर 4, a1 वैसे ही हमारे पास 2 है, r हमारे पास 3 है, n की जगह पर आ जाएगा 4 और साथ में माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा 2 3, 4 माइनस 1 3 होता है, यहाँ से आ जाएगा 2 3 की पावर 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 एंड 9 3 का होता है 27, यहाँ से आ जाएगा 27 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है 54। तो इस तरह से देखिए पहली टर्म हमारे पास a1 2 है और a2 6 है, उसके बाद a3 18 है, a4 हमारे पास 54 है, तो ये पहली 4 टर्म्स फाइंड कर लिए हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारे पास क्या बनेगा, पहली टर्म 2 है, सेकंड टर्म 6 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 54 है, तो ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड जीपी है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड जीपी आ गया। अब आपने क्या करना है, इसकी जनरल टर्म भी फाइंड करनी थी। अब देखिए यहाँ से हमने a2 फाइंड किया, a3 फाइंड किया, a4 फाइंड किया, अब आप इसमें नोट करें 2 2 2 ये हर जगह पर आ रहा है, उसके बाद 3 3 3 ये भी हर जगह पर रिपीट हो रहा है, तो हम इसकी जनरल टर्म बना रहे हैं। तो आप देख रहे हैं आप कोई भी टर्म फाइंड करें तो उसमें 2 3 जो है वो मस्ट आ रहा है, तो आपने क्या करना है, जनरल टर्म जब हम बनाएंगे यानी कि जनरल टर्म को आप डिनोट कर दें an से, तो वहाँ पर एक a1 की जगह पर 2 लाजमी आएगा और r की जगह पर 3 आएगा। ठीक हो गया। चेंज यहाँ पर क्या हो रहा है, n की वैल्यू चेंज हो रही है, कभी यहाँ पर 2 आता है, कभी 3 आता है, कभी 4 आता है, और -1 जो है वो भी सेम है। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू चेंज हो रही है तो यहाँ पर n ही लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा -1। जनरल टर्म से मुराद वो वाली टर्म होती है जिसमें आप 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ पुट करते जाएँ और इनके आंसर फाइंड करते जाएँ। तो ये हमारे पास जो है इस सीक्वेंस की जो है वो जनरल टर्म है। a1 की जगह पर 2 आएगा हमेशा, r की जगह पर 3 आएगा और पावर में होता है n-1, तो ये हमारे पास इसकी जनरल टर्म है। यही दो चीज़ें क्वेश्चन में हमसे पूछी गई थी, जीपी फाइंड करना था और जनरल टर्म, और ये दोनों इस क्वेश्चन के आंसर हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहते हैं ABCD जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है और उसके बाद जो है इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, आपने इसको यूज़ करके जो है इनके ये पार्ट्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है A - B, B - C, C - D, आपने शो करना है कि ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। वो हमें कहते हैं ABCD जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका मतलब ये होगा कि इनकी जो कॉमन रेशो है वो इक्वल होगी, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम कॉमन रेशो की बात करते हैं। ठीक है, तो ABCD इनकी कॉमन रेशो फाइंड करते हैं और इनको इक्वल पुट करते हैं। तो अगर ये जीपी में है तो आगे वाली टर्म को आप पीछे वाली से डिवाइड करें, B/A, ये कॉमन रेशो आ जाएगा, तो वो इक्वल होगा C, आगे वाली टर्म को दोबारा पीछे वाली टर्म से डिवाइड करें C/B के। ठीक हो गया। इसी तरह से आगे वाली टर्म को दोबारा पीछे वाली टर्म से डिवाइड करें, यानी कि D को डिवाइड करें C के साथ। तो इनके जितने भी हमारे पास कॉमन रेशोज़ आ रहे हैं वो इक्वल होंगे। अब इन कॉमन रेशोज़ को हम जो है वो सेपरेटली पुट करते हैं। वो इस तरह से हो जाएंगे हमारे पास कि B/A इज़ इक्वल टू C/B। अगर आप इनको सेपरेट कर दें, 2 2 करके लिख दें और लास्ट वाले 2 को एक साथ, C/B जो है वो इक्वल होगा D/C के, क्योंकि तीनों इक्वल हैं। और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, पहला जो है वो तीसरे के इक्वल है, क्योंकि सारे इक्वल हैं। B/A इज़ इक्वल टू D/C। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ से हमारे पास है B/A इज़ इक्वल टू C/B। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। देखिए B जो है इस साइड पर जाकर B से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा B², और A जो है C के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा AC। ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई है। अब इसकी बारी, यहाँ से आ जाएगा C/B इज़ इक्वल टू D/C। यहाँ पर देखें C को C से मल्टीप्लाई करें, हो जाएगा C², और B जो है इस साइड पर आकर D से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा BD। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई है। उसके बाद देखिए यहाँ से थर्ड जो है हमारे पास था B/A इज़ इक्वल टू D/C।
इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बी सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये तीन हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं, इनको हम यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ तक जो मैंने पार्ट किया है ना, ये आपने तीनों पार्ट्स में ऐसे ही करना है। मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी, आपको पता होना चाहिए कि ये वाला पार्ट जो है हर क्वेश्चन में होगा। अगेन जब क्वेश्चन करेंगे तब भी मैं आपको बता दूंगी। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। अब यहाँ से पार्ट नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। ये वाला पहले आप जो है ये वाला प्रोसेस जो है वो आपने हर क्वेश्चन में ही करना है। तो यहाँ पर हमारे पास है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी जो है वो जीपी में है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए किस तरह से होता है, आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करते हैं। b माइनस सी डिवाइड करेंगे a माइनस बी के साथ, और c माइनस डी को डिवाइड करेंगे b माइनस सी के साथ। तो ये इक्वल है। अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो ये जीपी में है, अदरवाइज ये जीपी में नहीं है। तो इनको सॉल्व करते हैं। देखिए इस साइड पर जाकर b माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस साइड पर हमारे पास है a माइनस बी, और साथ में इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा c माइनस डी के साथ। देखिए यहाँ पर है b माइनस सी और b माइनस सी, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं b माइनस सी का स्क्वायर, क्योंकि b माइनस सी 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले a को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। a मल्टीप्लाई बाय c, a मल्टीप्लाई बाय डी, साथ में माइनस है तो माइनस ए डी आ जाएगा। माइनस बी सी से मल्टीप्लाई होगा माइनस बी सी, माइनस बी माइनस डी से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से आ जाएगा बी डी। ठीक हो गया। यहाँ से देखें ए सी। अब आप ऊपर देखें ए सी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल था, बी स्क्वायर के। तो आप ए सी की जगह लिख सकते हैं बी स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके बाद देखें ए डी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, बी सी के। तो यहाँ पर ए डी की जगह भी हम क्या लिख देते हैं, बी सी। इस वाले बी सी को जो है वो आप एज इट इज़ लिखा रहने दें। लास्ट में है बी डी। बी डी हमारे पास इक्वल है सी स्क्वायर के, तो यहाँ पर बी डी की जगह हमने लिख दिया सी स्क्वायर। ठीक हो गया। और राइट हैंड साइड जो है b माइनस सी का स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ जाएगी। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं तब हमारा जो है ये जीपी में होगा। अगर इक्वल ना आई तो फिर ये रॉन्ग होगा, ये जीपी में नहीं है। यहाँ से आ जाएगा b माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ पर है माइनस बी सी एंड माइनस बी सी, तो ये हो जाएगा माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है आ जाएगा b माइनस सी का स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है b माइनस सी के स्क्वायर का, और आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जीपी में है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया है कि ये जीपी में है। पार्ट नंबर 2 में आपने शो करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर वो जीपी में है या नहीं है। सबसे पहले आपको ए बी सी को जीपी में जो है वो लिखना होगा और इनके कुछ आंसर्स फाइंड करने होंगे। इसकी हेल्प से ही आप यहाँ पर इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये जीपी है या नहीं है। अभी मैंने आपको सॉल्व करवाया ए बी सी डी जो है वो जीपी में है या नहीं है, उसको किस तरह से चेक करते हैं। तो ये वाला हमने अभी सारा प्रोसेस किया था, ए बी सी डी जीपी में है या नहीं, और यहाँ से 3 आंसर्स फाइंड किए थे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, तो आप ये वाला सारा प्रोसेस पहले लिखेंगी। मैं पहले करवा चुकी हूँ क्योंकि तीनों क्वेश्चंस में सेम है, इससे मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ। तो ये 3 वैल्यूज़ जो हैं आप माइंड में रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपने वो वाला प्रोसेस सारा लिख लेना है। अब हमने इसको जीपी शो करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करेंगे। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो इक्वल होगा आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करें। सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से देखें बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये इस साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पर जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उस साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के साथ। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए सिमिलर हैं तो और मल्टीप्लाई हो रही है, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर को आप सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर को माइनस डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस डी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। देखिए दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ए डी का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा बी सी का स्क्वायर, और लास्ट में हम लिख देंगे बी डी का स्क्वायर। यानी हमने स्क्वायर जो है वो होल की पावर में लिख दिया है। तो अब देखिए जो 3 वैल्यूज़ हमने फाइंड की थी वो यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे। स्टार्ट में देखिए हमारे पास जो है ए सी वो बी स्क्वायर के इक्वल होता है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं ए सी जो है वो
बी स्केयर के इक्वल होता है। देखें ए सी की जगह मैंने लिखा है बी स्केयर, और जो बाहर वाला स्केयर है वो एज इट इज़ आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद ए डी जो है वो हमारे पास इक्वल है बी सी के इक्वल, तो यहाँ पर ए डी की जगह हम लिख देते हैं बी सी, और स्केयर जो है वो इसमें ऑलरेडी मौजूद है। ये वाला बी सी जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा बी सी का स्केयर, प्लस बी डी जो है वो हमारे पास बी डी सी स्केयर के इक्वल था। तो यहाँ पर बी डी की जगह आप लिख देंगे सी का स्केयर, ये बी डी की जगह लिखा सी का स्केयर, और ये वाला स्केयर जो था वो पहले से था। यहाँ पर आ जाएगा बी स्केयर माइनस सी स्केयर का स्केयर। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखें बी स्केयर का स्केयर ये एज इट इज़ लिखा रहने दें, यहाँ पर है बी सी का स्केयर, बी सी का स्केयर, माइनस माइनस प्लस होता है, हो जाएगा -2 बी सी का स्केयर प्लस सी के स्केयर का स्केयर। अगर अब आप नोट करें तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है फर्स्ट वैल्यू का स्केयर। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है बी स्केयर, सेकंड वैल्यू क्या है सी स्केयर, उसका स्केयर इंटू 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू, यानी कि ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है बी स्केयर माइनस सी स्केयर के स्केयर का। और यहाँ से ऑलरेडी हमारे पास है बी स्केयर सी स्केयर का स्केयर। और अब आप देख रहे हैं कि दोनों साइड्स जो हैं उनका आंसर इक्वल आ गया है, तो अगर इक्वल आ जाए तो ये हमारे पास जीपी में है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि जो गिवन था हमारे पास ये जीपी में। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने इसको जीपी शो करने के लिए हमने ए बी सी, यहाँ पर डी भी था, इसको यूज़ किया है, ठीक हो गया। और ये ए बी सी डी वाला प्रोसेस आपने इससे पहले ज़रूर लिखना है। अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं ना, वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया था, इसलिए मैंने दोबारा रिपीट नहीं किया, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में भी आपने इसको जीपी शो करना है, और उसके लिए पहले आप ए बी सी डी को जीपी में जो है वो प्रूव करेंगे। ये वाला सारा प्रोसेस जो है आपने करना है, और ये 3 वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया हर क्वेश्चन में इसके तीनों पार्ट में ये आपने प्रोसेस ज़रूर करना है। उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जीपी हम शो कर रहे हैं, तो आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करते हैं। बी स्केयर प्लस सी स्केयर डिवाइड होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर के साथ, इज इक्वल टू आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करते हैं। सी स्केयर प्लस डी स्केयर जो है वो डिवाइड होगा बी स्केयर प्लस सी स्केयर के साथ। अब जो है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। बी स्केयर प्लस सी स्केयर जो है वो मल्टीप्लाई होगा बी स्केयर प्लस सी स्केयर के साथ, और ये वाली टर्म उस साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ए स्केयर प्लस बी स्केयर मल्टीप्लाई हो जाएगा सी स्केयर प्लस डी स्केयर के साथ। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों वैल्यूज सिमिलर हैं और मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बी स्केयर प्लस सी स्केयर का स्केयर, ठीक है, क्योंकि 2 टाइम्स था। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्केयर इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ए स्केयर सी स्केयर से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा ए स्केयर सी स्केयर। ए स्केयर डी स्केयर से मल्टीप्लाई होगा, ए स्केयर डी स्केयर। बी स्केयर सी स्केयर से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा बी स्केयर एंड सी स्केयर। बी स्केयर डी स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बी स्केयर एंड डी स्केयर। यहाँ से बी स्केयर सी स्केयर का स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा। इनको जो है ए सी के दोनों के ऊपर स्केयर है, तो यहाँ पर होल का स्केयर अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी होल स्केयर लिख देंगे, और इस तरह से बी सी का होल स्केयर और बी डी का होल स्केयर। तो अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हमारे पास ए सी जो है वो बी स्केयर के इक्वल है, ठीक है। ए सी की जगह हमने लिख दिया बी स्केयर, बाहर वाला स्केयर एज इट इज़ है, और ए डी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है बी सी के, तो ए डी की जगह आपने लिख देना है बी सी, और उसका स्केयर ऑलरेडी मौजूद है। ये वाला बी सी जो है इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, और लास्ट में हमारे पास है बी डी, तो बी डी जो है वो हमारे पास सी स्केयर के इक्वल आया था, तो यहाँ पर बी डी की जगह लिख देते हैं सी स्केयर का स्केयर। तो देखें यहाँ से हमारे पास जो है बी स्केयर का स्केयर आ जाएगा प्लस बी सी का स्केयर एंड बी सी का स्केयर, ये हो जाएगा 2 बी सी का स्केयर, और यहाँ से आ जाएगा सी के स्केयर का स्केयर, और यहाँ से जो है वो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ से देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है बी का स्केयर प्लस सी के स्केयर का स्केयर, अगर आप इस फॉर्मूले को क्लोज करें तो, क्योंकि देखिए फर्स्ट वैल्यू का स्केयर सेकंड वैल्यू का स्केयर इंटू 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, ठीक है, तो इसी तरह से। और यहाँ से बी स्केयर प्लस सी स्केयर का स्केयर, देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है, तो ये हमारे पास जीपी में है। आप यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस डी स्केयर इज इन जीपी, और ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहते हैं P प्लस क्यूइथ टर्म ऑफ GP इज़ M
एंड p माइनस क्यू एच टर्म इज़ n, तो आपने p एच टर्म फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम जनरल फार्मूला लिखते हैं, वो हमारे पास होता है ए एन इज इक्वल टू ए वन आर की पावर n माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है तो उसका फॉर्मूला यही होता है। अब हमें जो है p प्लस क्यू एच टर्म फाइंड करनी है। देखिए ये हमारे पास जो है वो nth टर्म है। ये कौन सी टर्म है? nth टर्म, यानी जहाँ पर जो भी लिखा होता है वही टर्म होती है। अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो फर्स्ट टर्म है, 2 लिखा होगा तो सेकंड टर्म है, n लिखा हुआ है तो nth टर्म है। लेकिन हमें क्या चाहिए? p प्लस क्यू एच टर्म। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? n की जगह पर p प्लस क्यू लिख देंगे ताकि ये p प्लस क्यू एच टर्म बन जाए। तो यहाँ पर n की जगह पर क्या आ जाएगा? p प्लस क्यू। ठीक है, यहाँ पर भी n की जगह पर आप क्या लिखेंगे? p प्लस क्यू। तो यहाँ पर n की जगह लिख देते हैं p प्लस क्यू और साथ में है -1। तो अब ये कौन सी टर्म बन गई है? p प्लस क्यू एच टर्म। और क्वेश्चन में उन्होंने कहा है p प्लस क्यू एच टर्म जो है, यानी कि a p प्लस क्यू जो है वो हमारे पास इक्वल है m के। ठीक है, तो यहाँ पर a p प्लस क्यू की जगह पर आप लिख सकते हैं m, और वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा a1 r की पावर p प्लस क्यू माइनस 1 की। इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। और सेकंड वो कहते हैं p माइनस क्यू एच टर्म जो है वो n के इक्वल है, तो इसके लिए भी आप जनरल फार्मूला लिखेंगे a n इज इक्वल टू a1 r की पावर n माइनस 1। हमें फाइंड करनी है p माइनस क्यू एच टर्म, तो n की जगह आप लिख दें p माइनस क्यू। यहाँ पर आ जाएगा a, n की जगह आ जाएगा p माइनस क्यू इज इक्वल टू a1 r, n की जगह आ जाएगा p माइनस क्यू और साथ में आ जाएगा -1। अब यहाँ पर देखें हमें क्वेश्चन में बताया p माइनस क्यू एच टर्म जो है वो हमारे पास इक्वल है n के। ये क्वेश्चन में बताया उन्होंने p माइनस क्यू एच टर्म n के इक्वल है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया p माइनस क्यू एच टर्म n के इक्वल है। तो यहाँ पर p माइनस क्यू एच टर्म की जगह आप लिख सकते हैं n, और राइट हैंड साइड एज इट इज़ आ जाएगी p माइनस क्यू माइनस 1, और ये हमारे पास बन गया इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखें m और n ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगी, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड साथ a1, और यहाँ पर आ जाएगा, पहले मैं फर्स्ट टर्म लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आ जाए। फर्स्ट हमारे पास क्या है? a1 r p प्लस क्यू माइनस 1, उसके बाद ये वाली लिखते हैं a1 r p माइनस क्यू माइनस 1। ये डॉट जो है मल्टीप्लाई कुछ हो रहा है, कर रहा है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ से आ जाएगा m n इज इक्वल टू, यहाँ पर है a1 और यहाँ पर है a1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं a1 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पर r है, यहाँ पर r है, बेस सेम है तो बेस को एक बार लिखेंगे, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1, और ये वाली पावर्स भी आप इनके साथ ऐड कर देंगे कि हमारे पास आ जाएगा प्लस p, साथ में है माइनस क्यू एंड -1। हमने पावर्स को एक साथ करके लिख दिया, और यहाँ पर जो है हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर 1, और यहाँ से आ जाएगा mn r। यहाँ पर देखें माइनस क्यू एंड प्लस क्यू ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2p -1 एंड -1 कितना हो जाएगा? -2। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा mn इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर r। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 आप कॉमन ले लें, यहाँ से आ जाएगा p, और यहाँ पर 2 बाहर चला गया तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से अप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट बोथ साइड पर। जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा mn का स्क्वायर रूट, और यहाँ पर है a1 स्क्वायर r स्क्वायर की पावर p माइनस 1, और इसके ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर रूट। यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट mn। देखें यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल, a1 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। यहाँ से देखें ये भी स्क्वायर रूट से, r भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। यहाँ पर जस्ट a1 रह जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा r, और उसकी पावर में आ जाएगा p माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर जो है हमें फाइंड करनी है pH टर्म। ठीक है, क्वेश्चन में उन्होंने कहा फाइंड pH टर्म, तो लिखते हैं pH टर्म ताकि उसको फाइंड कर सकें। देखिए हमारे पास जनरल फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a1 r की पावर n माइनस 1। अब हमें pH टर्म फाइंड करनी है, तो आप n को किसके इक्वल पुट करेंगे? p के। तो यहाँ पर लिख देते हैं a, n की जगह पर आ जाएगा p इज इक्वल टू a1 r, n की जगह आ जाएगा p माइनस 1। यानी pH टर्म किसके इक्वल है? a1 r p माइनस 1 के। अगर आप a1 r p माइनस 1 फाइंड कर लेते हैं तो इसका मतलब वो किसके इक्वल है? pH टर्म के। अगर आप यहाँ पर देखें, ये इसको नाम हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का, और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 इनकी जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, और यही हमें फाइंड करना था a1 r
की पावर p-1, यही हमारे पास ph टर्म होता है। और ph टर्म किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट mn के। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, सॉरी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड्स दोनों की इक्वल हैं तो जो है लेफ्ट हैंड साइड भी वो भी इक्वल होंगी। यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं AP जो है वो इक्वल होगा स्क्वायर रूट mn के। और यही आपने फाइंड करना था pH टर्म, और ये हमने फाइंड कर ली है और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वो कहते हैं फाइंड 3 कॉन्सेक्टिव नंबर्स। आपने 3 नंबर्स फाइंड करने हैं। कॉन्सेक्टिव का मतलब होता है लगातार, यानी आगे पीछे होने चाहिए, वो उनमें गैप नहीं होना चाहिए, जो GP में हो, जिनको अगर आप सम करें तो आंसर आना चाहिए 26 और अगर उनको मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट लें तो आंसर आना चाहिए 216। तो यहाँ से हम लेट करते हैं 3 नंबर्स जो GP में होंगे। ये 3 नंबर्स जो है पहले आपने लेट करने हैं और फिर हम उनको फाइंड करेंगे। तो आपने लेट इस तरह से करना है। पहला नंबर होगा हमारे पास A1 डिवाइड बाय R, सेकेंड नंबर होगा A1 और उसके बाद होगा A1 मल्टीप्लाई बाय R। तो ये 3 नंबर्स ही आपने जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही चूज़ करने हैं। तो ये हमने लेट कर लिए हैं, फिर उसके बाद लास्ट में हम इनको फाइंड करेंगे। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन उन्होंने कहा है कि अगर आप इन 3 नंबर्स को ऐड करते हैं तो ये इक्वल होता है 26 के। तो इनको ऐड करते हैं A1 R, इसको प्लस करें अगर आप A1 के साथ और फिर प्लस करें A1 R के साथ, तो इसका आंसर हमारे पास आता है 26 के इक्वल। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ से LCM फाइंड कर लेते हैं। LCM हमारे पास आ जाएगा R, यहाँ पर कोई वैल्यूज़ नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा। R को R से डिवाइड करें तो 1 आंसर आता है, 1 को A1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा A1। उसके बाद यहाँ पे 1 को R से डिवाइड करेंगे तो R आंसर आएगा, R को A1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा A1 R। इसी तरह से R को 1 से डिवाइड करें तो R आंसर आएगा, R को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा A1 R, और ये यहाँ पर भी R है तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर इज इक्वल टू 26। उसके बाद देखिए यहाँ से हमारे पास सेकंड कंडीशन उन्होंने कहा है अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 216। तो अब नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम इन तीनों टर्म्स को लिखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा A1 डिवाइड बाय R, इसको हम मल्टीप्लाई करें A1 के साथ और फिर उसको मल्टीप्लाई करें A1 R के साथ, और ये हमारे पास इक्वल है 216 के। यहाँ पर आप देखिए R जो है वो R से कैंसिल हो जाएगा, A1 ये हो जाएगा A1 की पावर 3 इज इक्वल टू 216। यहाँ पर देखिए हम जो है 216 का LCM फाइंड कर लेते हैं। 216 का LCM देते हैं, 2 1 जा 2 आ जाएगा और 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 कैरी आ जाएगा, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो यहाँ पर देखिए 2 भी 3 टाइम्स आया और 3 भी 3 टाइम आया। यहाँ पर आ जाएगा A1 की पावर 3, तो यहाँ पर इसका LCM लिख देते हैं। यहाँ पर आएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय और साथ में आया 3 की पावर 3। इस तरह से आया हमारे पास। अब आप देखिए आप बोथ साइड पर क्यूब रूट अप्लाई कर दें। क्यूब रूट जब आप अप्लाई करते हैं, क्यूब रूट को ऐसे डिनोट करते हैं, यहाँ पर आप इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पर छोटा सा 3 लिखते हैं, और दूसरी साइड पर भी आप क्यूब रूट अप्लाई करेंगे। क्यूब रूट हमने इसलिए अप्लाई किया ताकि पावर 3 जो है कैंसिल हो जाए। क्यूब रूट जो होता है वो पावर 3 को कैंसिल कर देता है। यहाँ पर इस क्यूब रूट से पावर 3 कैंसिल, यहाँ पर भी इस क्यूब रूट से दोनों पावर 3 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा A1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 6। तो A1 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक हो गया। तो अब A1 आपने 6 फाइंड कर लिया। अब आपने क्या करना है कि ये वाली जो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1, इसमें आपने A1 की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है। इक्वेशन नंबर 1 को मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर जो है A1 की जगह पर हम 6 पुट कर देते हैं। A1 की जगह आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 6, साथ में है R, और यहाँ पर A1 की जगह आ जाएगा 6, साथ में है R स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है R इज इक्वल टू 26। यहाँ पर देखिए R डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 6R प्लस 6R स्क्वायर इज इक्वल टू R उस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 26R। यहाँ से देखिए इनको अरेंज करके लिख देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 6R स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा 6R, ये वाला 26R इस साइड पर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 26R, और यहाँ पर है प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 6R स्क्वायर, 26 में से 6 को माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो -20R हमारे पास आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो है इनको फैक्टराइज करते हैं।
यहाँ पर देखिए फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 6 6 जा 36। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 36 का। मिड टर्म ब्रेक हम कर रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अगर आप इनकी पेयरिंग करें, लास्ट वाली 3 की पेयरिंग कर दें और फर्स्ट की देखें, 3 3 जा 9, 9 2 जा होता है 18, तो 18 और साथ में आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास बने हैं ना। देखिए यहाँ पर 6r² और प्लस 6, इसको ऐसे ही लिखा रहने दें। यहाँ पर 20r की जगह पर आप ऐसे लिख सकते हैं 18 एंड 2, यानी कि -18r और -2r, क्योंकि 18 और 2 माइनस माइनस प्लस 18 और 2 अगेन 20 हो जाएगा। यहाँ से देखिए हमारे पास जो है 6 अगर आप कॉमन ले लें 6r, यहाँ से 6r कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर अंदर रह जाएगा 1r क्योंकि 6r बाहर चला गया। और 18 को आप 6 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 3, और r जो है वो हमने कॉमन ले लिया था। यहाँ से पहले माइनस बाहर निकाल लें और 2 बाहर निकाल लें। -2 बाहर आ गए, यहाँ पर जस्ट r आ जाएगा। और 6 को आप 2 से डिवाइड करें तो आंसर 3 आता है। और जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज होता है, प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। r-3 दोनों टर्म्स में सिमिलर है, इसको कॉमन ले लें r-3, यहाँ से रह जाएगा 6r-2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से पुट करें r-3 इज इक्वल टू 0, और फिर आप पुट करें 6r-2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा r इज इक्वल टू 3, और यहाँ से आ जाएगा 6r इज इक्वल टू, पहले आ जाएगा 2 और r इज इक्वल टू 2/6, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। तो r का दूसरा आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/3। तो इस तरह से ये हमारे पास 2 r के आंसर आए और a1 का एक आंसर आया था। हमें बेसिकली यहाँ से फाइंड करना है a1r, a1 और a1r, इन तीनों नंबर्स को लिख लेते हैं। a1 और r हमने फाइंड कर लिया, इसमें पुट करते हैं और तीनों नंबर्स फाइंड करते हैं। तीनों नंबर्स हमने लिख लिए हैं। a1 का आंसर हमारे पास आया था 6। r की 2 वैल्यूज़ हैं, पहले हम r की एक वैल्यू चूज़ कर लेते हैं, r इज इक्वल टू 3, हम ये इसमें पुट कर रहे हैं। a1 हमारे पास है 6 और r की वैल्यू है 3। 6 को 3 से डिवाइड करें, आंसर क्या आ गया 2। पहली वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, उसके बाद a1 हमारे पास क्या है 6, दूसरी वैल्यू क्या आ गई 6। उसके बाद a1 को मल्टीप्लाई करना है r से, यानी कि 6 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 6 3 जा 18 होता है। तो इस तरह से 3 वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं 2, 6 एंड 18। अब दोबारा से आप ये 3 वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। a1 हमारे पास 6 रहेगा, लेकिन r को आप 1/3 चूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ a1 जो है अब हम क्या लेंगे 6 ही लेंगे, और r जो है अब हम चेंज करेंगे 1/3 लेंगे, दोनों वैल्यूज़ के हिसाब से, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं। अब पहले हम फाइंड करना है हमने a1/r, फिर फाइंड करना है a1 और उसके बाद a1 मल्टीप्लाई बाय r। तो फाइंड करते हैं। a1 को डिवाइड करना है r से, पहले a1 हमारे पास है 6, उसको डिवाइड करना है r से, r हमारे पास है 1/3। लेकिन डिवाइड की जो डिवाइड होता है ना 3, अब ऊपर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइड में 1 एज इट इज़ रहेगा। 6 3 होता है 18, और 18 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर 18 ही आता है। उसके बाद a1 हमारे पास आपको पता है 6 ही है, उसके बाद आ जाएगा a1r। a1 हमारे पास है 6 और r हमारे पास है 1/3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और इसका आंसर हमारे पास आ गया 2। तो यहाँ से आंसर है 18 6 2। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से 2 जो हैं इनके आंसर्स आए हैं, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्व कर लिया है। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।